नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके पर। दोस्तों मॉक टेस्ट देखेंगे आज 20, और इससे पहले दोस्तों हमने 19 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं उत्तराखंड जीके पर, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। पहला क्वेश्चन है, सोमचंद द्वारा नियुक्त किए गए चाराल जो है मूलतः कहाँ के थे? ऑप्शन देखिए, कन्नौज, गुजरात, नेपाल, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमचंद के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चंदवंश, पवार वंश, ठीक है। तो देखिए सोमचंद द्वारा नियुक्त किए गए चाराल जो है मूलतः कहाँ के थे निवासी? कन्नौज, गुजरात, नेपाल, राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेपाल, ठीक है। तो नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, जो सोमचंद था दोस्तों, सोमचंद ने क्या किया था? 4 किलेदार नियुक्त किए थे, जिनको चाराल कहा जाता है, ठीक है। 4 किलेदार नियुक्त किए थे सोमचंद ने, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था 4 किलेदार नियुक्त किए थे सोमचंद ने, ठीक है। ये 4 किलेदार कौन कौन से थे? इन्हीं को चाराल कहा जाता है, ठीक है। 4 किलेदारों को ही क्या कहा जाता है? चाराल कहा जाता है दोस्तों। ये 4 किलेदार कौन थे? इसको आपने इनके नाम याद रखने हैं। कार्की, ठीक है, कार्की बोरा, कार्की बोरा, तड़ागी और चौधरी, ठीक है, चौधरी। तो ये 4 किलेदारों की नियुक्त की थी सोमचंद ने। और ये किलेदार जो थे दोस्तों, ये चाराल जो थे मूलतः कहाँ के थे? तो ये मूलतः जो है दोस्तों नेपाल के निवासी थे, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान है? तो लंका नामक स्थान दोस्तों उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है, यह बताना है। ऑप्शन देखिए, हरिद्वार, अल्मोड़ा, टिहरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने पहले भी बताया था किस जनपद में लंका नामक स्थान स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो लंका नामक स्थान दोस्तों कहाँ स्थित है? तो लंका नामक स्थान दोस्तों उत्तर काशी में स्थित है, ठीक है, उत्तर काशी, ठीक है। याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। उत्तराखंड के किस जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों किस जनपद से हुई? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो यहाँ से आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों चिपको आंदोलन से। तो याद रखेंगे, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब से हुई आपको पूछा जा सकता है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों 1974 में, ठीक है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में दोस्तों चमोली के रेडी गांव से हुई, ठीक है। चमोली के रैणी गांव, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो चमोली के रैणी गांव से दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो चिपको आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व की बात करें तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया गौरा देवी ने, ठीक है। किसने किया? गौरा देवी ने दोस्तों चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है। चिपको आंदोलन दोस्तों चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर जो है पहचान किसने दी, अगर ये पूछा जाता है आपको। तो चिपको आंदोलन को दोस्तों विश्व स्तर पर जो है पहचान दी चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में चमोली के रैणी गांव से इसकी शुरुआत हुई, और इसका नेतृत्व किया गौरा देवी ने। और इस आंदोलन को विश्व स्तर पर पहचान दी चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ठीक है। आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन दोस्तों किससे संबंधित था? वनों के संरक्षण से संबंधित था, यानी कि वनों को बचाने से संबंधित था, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों गलत युग्म का चयन करना है। देखिए जो इसमें गलत है वो आपने चुनना है। ऑप्शन देखिए, पहला भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान नैनीताल, बी देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, उसके बाद देखिए उत्तराखंड पासपोर्ट कार्यालय देहरादून, या फिर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको गलत युग्म का चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, कौन सा इसमें गलत युग्म है? तो गलत है दोस्तों इसमें पहला भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। ठीक है, ये आपका नैनीताल में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ये है आपका देहरादून में। ठीक है, ये देहरादून में है। तो यही आपका जो है दोस्तों यहाँ पर गलत युग्म है ए। बाकी दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये देहरादून में है, सही है। उत्तराखंड हाई कोर्ट आप जानती हैं नैनीताल में स्थित है, और उत्तराखंड पासपोर्ट कार्यालय ये आपका देहरादून में है, ये भी सही है। लेकिन आपका ए ऑप्शन जो है गलत है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान आपका देहरादून में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप याद रखेंगे, 1966 में दोस्तों इसको बनाया गया था। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान को। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, राज्य में निम्न में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये कई बार मैंने आपको बता चुका हूं दोस्तों ये क्वेश्चन, तो आपको याद हो चुके होंगे। तो सबसे कम जनसंख्या जो है किस जनपद की है दोस्तों उत्तराखंड में? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? तो उत्तराखंड में किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर रहेगा आपका बागेश्वर। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर बागेश्वर, डी ऑप्शन राइट रहेगा। यहां पर रुद्रप्रयाग नहीं दिया है ऑप्शन में। ठीक है, अगर यहां पर ऑप्शन रुद्रप्रयाग होता, ठीक है, यहां पर अगर हम रुद्रप्रयाग करते, ठीक है, रुद्रप्रयाग, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाता? फिर रुद्रप्रयाग आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहां पर रुद्रप्रयाग नहीं दिया है, तो बागेश्वर आपका सबसे कम जनसंख्या है इन 4 जिलों में। ठीक है, तो आप यहां पर याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तराखंड की कहाँ है? तो वो है हरिद्वार में। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। हरिद्वार में सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है उत्तराखंड में? हरिद्वार में है। और सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग के बाद सबसे कम, फिर इसके बाद क्या आता है? बागेश्वर आता है। ठीक है, ऐसे भी आप याद रखेंगे। तो कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है, तो आपको याद रखना है सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग की, और सबसे अधिक जनसंख्या है हरिद्वार की। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये सैनिक छावनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी सारे जो है सैनिक छावनियां हैं, तो इनकी स्थापना कब हुई, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है चक्राता यानी कि देहरादून में जो सैनिक छावनी है उसकी स्थापना कब हुई? चक्राता सैनिक छावनी। ठीक है, अभी आपका देहरादून सैनिक छावनी भी है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? चक्राता सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1866, 1866 में दोस्तों चक्राता सैनिक छावनी की स्थापना हुई। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आपको अन्य जो सैनिक छावनियां हैं उनका भी आपको याद रखना है स्थापना वर्ष। याद रखेंगे सबसे पहले जो सैनिक छावनी बनी वो बनी देहरादून सैनिक छावनी। ठीक है, देहरादून सैनिक छावनी कब बनी? तो देहरादून सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? ये हुई 1814 में। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहले देहरादून सैनिक छावनी की स्थापना हुई। उसके बाद दोस्तों अल्मोड़ा सैनिक छावनी, दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। 1815 में दोस्तों अल्मोड़ा सैनिक छावनी की स्थापना हुई। इसी प्रकार दोस्तों आपको पूछा जा सकता है नैनीताल सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, नैनीताल सैनिक छावनी की स्थापना हुई दोस्तों 1841 में। ठीक है, 1841 में नैनीताल सैनिक छावनी की स्थापना हुई। उसी प्रकार आपको पूछा जा सकता है रुड़की सैनिक छावनी की स्थापना। ठीक है, तो यहीं पर लिख देता हूँ, रुड़की सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? रुड़की सैनिक छावनी की स्थापना हुई दोस्तों 1853 में, यानी कि 1853 में दोस्तों रुड़की सैनिक छावनी की स्थापना हुई। तो इसको आपने जितने भी मैंने आपको स्थापना बताए हैं इसको आप याद रखना है दोस्तों, स्थापना वर्ष। साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा आपको याद रखना है रुड़की मैंने आपको बताया, रानीखेत पूछा जा सकता है आपको, रानीखेत सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो रानीखेत सैनिक छावनी की स्थापना दोस्तों 1871 में हुई। ठीक है, 1871 में रानीखेत सैनिक छावनी की स्थापना हुई। ठीक है, उसी प्रकार आपको पूछा जा सकता है लैंसडाउन जो है सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? लैंसडाउन
ठीक है। लैंसडाउन की स्थापना कभी सैनिक छावनी की 1887 में, 1887 में लैंसडाउन सैनिक छावनी की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों। ये सैनिक छावनियों के बारे में मैंने आपको बताया। तो चक्राता सैनिक छावनी 1866। ठीक है, इसी के साथ सबसे पहले देहरादून याद रखेंगे 1814, उसके बाद अल्मोड़ा 1815, उसके बाद नैनीताल। ठीक है, रुड़की नैनीताल 1841, रुड़की 1853। ठीक है, चक्राता हो गया आपका 1866, रानीखेत 1871। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। सैनिक छावनी से अगर आपको स्थापना पूछी जाती है तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 7। देखिए, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी अभिलेख के बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है। किस वंश से संबंधित है कालसी अभिलेख? तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित है कालसी अभिलेख। ठीक है, बात करें दोस्तों कालसी अभिलेख की, तो कालसी अभिलेख दोस्तों 257 ईसा पूर्व का है। कब का है? 257 ईसा पूर्व। कब का है? 257 ईसा पूर्व का है कालसी अभिलेख। ठीक है, किसका है ये है अशोक का शिलालेख। ठीक है, किसका है? अशोक का शिलालेख है कालसी अभिलेख। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि कालसी अभिलेख की खोज किसने की। ठीक है, ये तो आपने देखा कि कालसी अभिलेख जो है मौर्य वंश से संबंधित है और कालसी अभिलेख 257 ईसा पूर्व का है। इसकी खोज किसने की? अगर यहाँ पर आपको पूछा जाता है कालसी अभिलेख की खोज किसने की, ठीक है, तो खोज याद रखेंगे, कालसी अभिलेख की खोज की जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक है, जॉन फॉरेस्ट। जॉन फॉरेस्ट के द्वारा दोस्तों खोज की गई कालसी अभिलेख की। कब की गई पूछा जा सकता है। कालसी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट के द्वारा कब की गई? ये की गई दोस्तों 1860 में। कब की गई? 1860 में दोस्तों कालसी अभिलेख की खोज की थी जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कालसी अभिलेख से आपको पूछा जा सकता है कालसी अभिलेख की भाषा क्या थी। कालसी अभिलेख की भाषा क्या है? भाषा है प्राकृत। याद रखेंगे, कालसी अभिलेख की जो भाषा है वो प्राकृत है। और लिपि की बात करें दोस्तों, लिपि क्या है? लिपि है आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कालसी अभिलेख से आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कालसी अभिलेख जो है दोस्तों अशोक का ये अभिलेख है, अशोक का शिलालेख है जो आपका देहरादून में है कालसी में। और कालसी अभिलेख दोस्तों 257 ईसा पूर्व का है और इसकी खोज जो है जॉन फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में की गई। और इसकी भाषा प्राकृत है और लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है दोस्तों हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन देखिए, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, स्वामी राम, स्वामी विरजानंद या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक बताइए कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन 8 का स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद ने दोस्तों गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, आंसर कीजिए। किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर बताना है आपको ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसे जो है लेफ्टिनेंट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन देखिए, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टिहरी रियासत के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लेफ्टिनेंट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा 9 का दोस्तों नरेंद्र शाह। ठीक है, बी ऑप्शन राइट रहेगा। और नरेंद्र शाह से दोस्तों मैंने आपको सारे फैक्ट बताए थे। नरेंद्र शाह दोस्तों कब से कब तक टिहरी के राजा रहे, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो मैंने बताया था आपको 1913 से लेके 1946 तक, 1946 तक इनका कार्यकाल रहा दोस्तों नरेंद्र शाह का। साथ ही साथ दोस्तों इनके समय में कई दोस्तों चीज़ें हुई, यानी कि इनके कार्यकाल में कौन कौन सी चीज़ें हुई ये पूछा जाता है। तो पहला आप नोट करेंगे, नरेंद्र शाह के शासनकाल में दोस्तों टिहरी में पहली बार जो है जनगणना हुई।
ठीक है। टिहरी में पहली बार क्या हुई, जनगणना हुई, ठीक है। जनगणना कब हुई, टिहरी में पहली बार जनगणना जो है कब हुई, 1921 में, ठीक है। 1921 में दोस्तों टिहरी में जनगणना हुई, तो उस समय किसका शासन था, किसका कार्यकाल था, नरेंद्र शाह का था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था तिलाड़ी कांड, ठीक है। तिलाड़ी कांड कब हुआ था, ठीक है। तिलाड़ी कांड, तिलाड़ी कांड हुआ था दोस्तों 1930 में, ठीक है। कब हुआ था, 1930 में हुआ था तिलाड़ी कांड, ठीक है। तो इस समय किसका शासन था, किसका कार्यकाल था, नरेंद्र शाह का था, ठीक है। और नरेंद्र शाह ने दोस्तों नरेंद्र नगर की स्थापना की थी, ठीक है। नरेंद्र शाह ने क्या की थी, नरेंद्र नगर की स्थापना, नरेंद्र नगर। तो नरेंद्र नगर की स्थापना जो है नरेंद्र शाह ने कब की, ये भी याद रखेंगे, 1921 में। तो नरेंद्र नगर की स्थापना कब की, 1921, 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की नरेंद्र शाह ने, ठीक है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं नरेंद्र शाह से, ठीक है। टिहरी में पहली बार जनगणना किसके समय में हुई, नरेंद्र शाह के समय में हुई, ठीक है। तिलाड़ी कांड किसके समय में हुआ, तो तिलाड़ी कांड भी नरेंद्र शाह के समय में हुआ, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है श्रीदेव सुमन की मृत्यु जब हुई दोस्तों, उस समय भी जो शासन था दोस्तों किसका था, नरेंद्र शाह का ही था। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो घोड़ाखाल दोस्तों नैनीताल में है, तो यहाँ पर गोलू मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण किसने कराया ये बताना है। ऑप्शन देखिए, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी बताया है। तो घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मीचंद, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। तो आपको बताना है देहरादून जो है दोस्तों जिला, देहरादून जिला जो है मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ। ऑप्शन देखिए 1975, 74, 47 या फिर 60। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1975। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देहरादून जिले की बात हो रही है, तो देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ, 1975 में हुआ, ठीक है। याद रखेंगे इसको। दोस्तों बात करें देहरादून जिले की, तो आप सभी जानते हैं देहरादून जिला जो है कब बना, इसका गठन कब हुआ, 1817 में इसका गठन हुआ दोस्तों। और इसे जो है सहारनपुर मंडल में क्या किया गया था, पहले शामिल किया गया था, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देहरादून जिले को जो है मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया, ठीक है। तो मेरठ मंडल में देहरादून को कब शामिल किया गया, 1829 में, ठीक है। 1829 में मेरठ में जो है देहरादून जिले को जो है मेरठ में शामिल किया गया था, मेरठ मंडल में 1829 में। और साथ ही साथ आपको याद रखना है 1829 में मेरठ मंडल में शामिल किया गया, और उसके बाद जो है 1975 में फिर मेरठ मंडल से इसको गढ़वाल मंडल में स्थानांतरित किया, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, किसे चंदवंश का तुगलक कहा जाता है। तो ये भी आपको मैंने कई बार बता रखा है, चंदवंश का तुगलक किसको कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ज्ञानचंद, देवीचंद, सोमचंद, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। चंदवंश का तुगलक कहा जाता है देवीचंद को, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। तो लाल टिब्बा कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों मसूरी में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दो क्वेश्चन आपको जो है करंट अफेयर्स के मिलेंगे उत्तराखंड से, तो इनके आंसर कीजिए। पहला है देखिए, खेल उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से। ऑप्शन देखिए, अमन तिवारी, अनिकेत अवस्थी, हर्षित शाह, विनय पाठक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का,
उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा अनिकेत अवस्थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बताया है। अनिकेत अवस्थी को दोस्तों उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, हिमालय दिवस 2024 जो है कब मनाया गया? तो आपको बताना है हिमालय दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 अगस्त, 1 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 5 सितंबर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 सितंबर, यानी कि सी इसका राइट हो जाएगा। 9 सितंबर 2024 को क्या मनाया गया? हिमालय दिवस मनाया गया। ठीक है, तो सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके से। आई होप दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।